बुधवार को हेलीकॉप्टर से संभल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों में संकेत दे दिया है कि सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श के इंतकाल के बाद इस सीट से सपा का प्रत्याशी कौन होगा। संभल पहुंचे अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए संभल लोकसभा सीट पर टिकट डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श के परिवार को ही देने का ऐलान किया। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी आपकी भावनाओं को समझती है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श की सियासी विरासत को उनका परिवार ही संभालेगा। आप लोग चुनाव की तैयारी करो, कोई कमी न रहने पाए। अखिलेश यादव के इशारे के बाद माना जा रहा है कि बख्श के विधायक पोते जियाउर रहमान बख्श को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि सबसे बड़ी लड़ाई इस बार देश में होने जा रही है वह संविधान को बचाने की है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया वह सबको बराबर का हक और सम्मान देता है। इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार के शपथ ग्रहण पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि ये मंत्री केवल मंत्री बने रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। संभल के सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श के दसवें पर पहुंचे अखिलेश ने कहा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होना है, फिर प्रमुख सचिव नियुक्त करवाना होगा, अपने विभाग में जिलों के अधिकारियों को नियुक्त करना होगा और जब तक ये सब होगा तब तक चुनाव आ जाएगा और ये सब केवल नाम के मंत्री रह जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि शफीकुर रहमान बख्श साहब पार्टी के प्रति हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे। उनके न रहने पर न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि उनके लाखों साथी दुखी हैं। संभल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के ऐलान के संदर्भ में अखिलेश ने कहा कि जल्द ही फैसला हो जाएगा। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि नाम बदलने से ज्यादा जरूरी है कि नौजवानों को रोजगार नौकरी दे। नाम बदलने से जनता को उलझाए नहीं, पेपर लीक न होने दे, हर पेपर लीक हो जाता है इनका। संभल से संवाददाता नाजिश नसीर की रिपोर्ट। सभी आदरणीय बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित संभल और आसपास के सभी हमारे इंसान हम लोगों ने खोया है। शफीकुर रहमान बख्श साहब पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करते रहे, पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी। इस तरीके से जनता ने सम्मान दिया है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है सम्मान। जीवन भर जिसने सेवा की हो, मदद की हो, तभी इसी तरह का प्यार मिल सकता है और सम्मान के साथ जनता आ सकती है। वो उस कड़ी और उस पीढ़ी के नेता थे जो कभी कोई बात छिपाते नहीं थे। अपनी राय, अपना सुझाव या अपना तर्क बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे। कई मौके आए जब उन्होंने अपने लोगों की बात रखी, हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आई हो, लेकिन कम से कम वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लोगों की बात बहुत सफाई से रखते थे। वो कभी कौन नाराज होगा, कौन क्या सोचेगा, इसके बारे में कम सोचते थे, बल्कि जो बात सही होती थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। लोकसभा में मैंने उनको देखा, कई मौकों पर विपक्ष के लोगों ने आवाज बुलंद कर करके उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने आगे देखा, आंखों से देखा कि वो किसी के दबाव में नहीं आते थे। जो बात उन्हें कहनी होती थी वो कह के रहते थे। तो ऐसे नेता को हम लोगों ने खोया है। वो अपने जीवन भर मेहनत कर करके बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत इस परिवार को देके गए। इस परिवार को एक बहुत बड़ी पहचान देके गए, जहां वो कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, कई दलों में रहे हों, आखिरी में समाजवादी पार्टी में भी थे, पहले भी समाजवादी पार्टी में थे और दल में भी होके आए, लेकिन जनता के प्रति और जनता से जुड़ाव हमेशा बना के रखा उन्होंने। हमें उम्मीद है ये परिवार जो राजनीतिक विरासत बख्श साहब देके गए उसको लेकर के जाएंगे, उसको और संभालेंगे और सजोएंगे और इस विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे।
अभी जी क्या माना जाए कि संभल से उनकी किसे विरासत कैंडिडेट जैसा आप बनाएंगे कह रहे हैं, अपने? उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए फिर संभल से कैंडिडेट लोकसभा की तैयारी करनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्टी उनके परिवार के पक्ष में है और आने वाले समय में फैसला भी लेंगे पार्टी। यहाँ उलेमा ने और जनता ने ऐलान किया है कि ज़ियाउर रहमान बर्ग को चुनाव लड़ाया जाए और उन्होंने एक तरफ मैयत रखी थी, दूसरी तरफ वोट डाल रहे थे। इस वफादारी के बाद क्या उनको ये इनाम मिलेगा? ये आपको नहीं सोचना है, उन्हें और हमें और परिवार के लोगों को सोचना है। अभी जी एक अहम सवाल, मुसलमानों ने नेताजी पे भरोसा किया, पार्टी पे भी भरोसा किया, समाजवाद पे, और आप पर भी भरोसा किया। आपके लिए मुसलमानों का प्लान ऑफ एक्शन आगे का क्या है? सबसे बड़ी लड़ाई जो इस बार देश में होने जा रही है वो संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सबको बराबर का हक देता है, बराबर का सम्मान देता है। जिस तरह से कई मौकों पर हम लोगों ने कहा है कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो देश की खूबसूरती रही है, हमारी आपकी गंगा जमुनी संस्कृति, भाईचारा, आपस में प्रेम, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। तो संविधान मानने वालों की और संविधान पर न चलने वालों के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है और हमें ये पूरा भरोसा है देश की जनता संविधान के साथ और संविधान बचाने वालों के साथ रहेगी। अखिलेश जी, इकबाल महमूद साहब और बर्ग फैमिली का 36 कामगार आज दिल जोड़ने के काम किए हैं आपने। देखिए ये राजनीति में मैंने यही कहा कि देखिए बख्श साहब किस रास्ते से यहाँ पहुंचे हैं। राजनीति का हर पहलू उन्होंने देखा है, कहाँ शुरुआत हुई, कई बार किन्हीं परिस्थितियों की वजह से दूसरे दल में भी रहे, लेकिन नेताजी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा बने रहे। अध्यक्ष जी, सैफई मेडिकल कॉलेज का सियासत में लगातार शहरों के नाम बदले जा रहे हैं और लखनऊ को नाम बदलने की तैयारी है, लक्ष्मण को नाम रखा जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? लोकसभा से तैयार ये नाम बदलने से ज्यादा जरूरी है कि नौजवान को रोजगार दे दें, नौजवान को नौकरी दे दें। नाम बदलने से जनता को उलझाए नहीं, पेपर लीक ना होने दें। सोचिए हर पेपर लीक हो जाता है इनका, और लीक होने के बाद एक ही एजेंसी उसको जांच दे देते हैं। अभी जो हमारा एक पत्रकार साथी मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछ रहा था, अभी सुना है कि केवल बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए हैं, वो हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, वो बिल्डिंग का उद्घाटन है। हॉस्पिटल का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का इलाज होना शुरू हो जाए, बिस्तर हो, बेड हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, स्टाफ अपॉइंट हो जाए, ओटी चलने लगे, दवाइयां हो, वो बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए। इसी तरह सुना है कि एक वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ है आगरा में मेट्रो का। ये समाजवादियों की मेट्रो थी, ये कोई बीजेपी ने तो काम स्लो किया, रोका, बेमन पूरा किया है। जितना भी आगरा का अलाइनमेंट किस तरफ से किस तरह जाएगी, कहाँ पर क्या बनेगा, ये पूरा समाजवादियों के सरकार में फैसला हो गया था, वही मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन किया। जैसे नाम बदले जा रहे हैं, इसके मायने क्या है कि मतलब ये लक्ष्मण को नाम रखा जा ऐसा रहा है, आप सरकार बदल दो, इनका नाम अपने आप बदल जाएगा। इंडिया गठबंधन को लेकर 16 दिन पहले अभी जो है धर्मेंद्र सिंह ने जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया सर जौनपुर से कृपा शंकर के सामने, और उसके ठीक बाद ही जो है सर जो है कि नाम ऐसा ये कोई खबर नहीं है, ये तो कोई खबर नहीं है। मौलाना तौकीर को दंगों का दोषी माना गया है, कोर्ट ने दोषी माना है। कोर्ट के सवाल पर हम लोग कैसे कोई प्रश्न लगा सकते हैं? 16 तारीख को महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की दोबारा मीटिंग, आप जा रहे हैं वहाँ पे? देखिए हमारा काम पूरा हो गया, टिकट बंटवारा हो गया, हमें प्रत्याशी तय करने दो। अभी तुम प्रत्याशी पूछ रहे थे, अब कह रहे तुम वहाँ चले जाओ। कैसे लोग हो भाई, जो काम हमें करना है वो करने दो। तुम वहाँ भेज रहे कि जाइए वहाँ चले जाओ, अभी हमें काम अपना करना है। अलायंस की मीटिंग है ना, अगर उन्हें वोट पता लग जाए कि वोट एक और विस्तार से मिल सकते हैं, एक और विस्तार कर देंगे। ये इतने घबराए हुए लोग हैं कि विस्तार, अगर इन्हें पता लग जाए कि हमारा कोई पत्रकार साथी है, इसके मंत्री बनने से हमारे 2 लोकसभा जीत जाएंगे, तो उस पत्रकार को ही मंत्री बना देंगे। सर बीजेपी का मिशन 400 है। तो ये जो बनाया गया विस्तार, ये विस्तार कोई जनता की सेवा के लिए मंत्री नहीं बनी है, ये जनता को कैसे वोट ले लें
और जनता देख रही है उन्हें। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो केवल मंत्री बने हैं, अभी विभाग बनना है, फिर विभाग बनने के बाद इन्हें प्रमुख सचिव अपॉइंट कराना है, फिर अपनी मर्जी के जो विभाग मिलेगा उसके जिले जिले में अधिकारी अपॉइंट होने हैं। अरे एक जाल से नहीं निकले ये मामला, ये जो बने भी हैं, शपथ लिए हैं, अभी इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले अपने प्रमुख सचिव अपॉइंट कराने के लिए, विभाग के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर जिले जिलों में जो विधायक और लोग बैठा लेते हैं अपने अपने अधिकारी, उन्हें हटाना, उन्हें नए लाना, अभी तो बहुत दिन है। और जब तक ये काम होगा तब तो चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, मंत्री बस मंत्री बने रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। परिवार को लेकर के अभी मुद्दा बना लिया। बिहार के अंदर नीतीश कुमार को बार बार पार्टी बदलने के लिए कहा जाता है, और यूपी के अंदर अब कहीं न कहीं कहा जाता है ओम प्रकाश। एक सवाल बनता है, बच्चों को प्ले स्कूल क्यों भेजना चाहिए। बता दें, प्ले स्कूल के जरिए बच्चा कई एक्टिविटीज़ में शामिल होता है, बच्चे का दिमाग डेवलप होता है, साथ ही बच्चे को प्ले स्कूल में क्रिएटिव चीज़ें सिखाई जाती हैं जो बच्चे के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। डायरेक्ट स्कूल में एडमिशन कराने से पहले आपको अपने बच्चे को प्ले स्कूल भेजना चाहिए ताकि बच्चा लोगों के बीच रहना सीखे। बच्चा अभी शुरुआत कर रहा होता है घर से निकलने की, घर पर प्यार मिलता है माँ बाप का, उसके बाद एक नई जगह जब पहुँचता है और अगर उसे ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर सिर्फ बैठना ही हो तो बच्चा बोर होने लगता है। इसलिए उसके खेलने के लिए भी सामान होना चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए, स्लाइडर होने चाहिए और झूले होने चाहिए। जब बच्चों को इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो वो सोचता है, अपनेपन का एहसास होता है बच्चे को और दिल लगाकर उसका पढ़ता है और दिमाग उसका डेवलप होता है। बता दें, नई शिक्षा नीति 2020 के नियम आपको पता होने चाहिए, जिसके तहत भारत की नई शिक्षा नीति के मुताबिक बच्चे का एडमिशन 3 साल की उम्र से होता है। 3 से 8 साल के बीच बच्चे 5 साल तक चीज़ों को केवल समझते हैं और सीखते हैं, और आप अगर चाहते हैं कि उसे लिखना एकदम सिखा दें, एकदम सारे काम सिखा दें तो बच्चा बोर होने लगता है। हम बच्चों को प्ले स्कूल में तैयार करते हैं, उसके दिमाग को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में बच्चे को जो है उन चीज़ों पर लेकर आते हैं। राइटिंग स्किल सिखाते हैं और राइटिंग ज़बरदस्त हो जाती है। रीडिंग स्किल सिखाते हैं तो बच्चा रीडिंग करने लगता है। यहाँ तक कि लर्निंग में भी बच्चा अपने 100% देता है। तो नई शिक्षा नीति के पहले स्टेज में 3 से 8 साल के बच्चे जो है वो अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए आज ही एडमिशन कराएं। उच्च शिक्षित अनुभवी टीचर नर्सरी क्लास से क्लास 12 तक की पढ़ाई के लिए मिशन इंटरनेशनल अकादमी स्कूल बहजोई रोड चौधरी सराय संभल में आज ही एडमिशन कराएं।